हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं सिंपल इंटरेस्ट की ये 5वीं क्लास। अभी तक हम लोग इस टॉपिक की 4 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो चारों क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। आज इस क्लास की जो इस टॉपिक की ये 5वीं क्लास है। तो आज की क्लास में भी हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ जो है मोटिवेशनल लाइंस कि हर सूर्यास्त हमारा एक दिन कम तो जरूर करता है। हर सूर्यास्त हमारा एक दिन कम तो जरूर करता है, लेकिन हर सूर्योदय हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आता है। तो सूर्यास्त के साथ में हमारा एक दिन कम जरूर होता है, लेकिन सूर्योदय के साथ में हमारे एक नए दिन की शुरुआत होती है। तो अगर अभी भी आप सो रहे हैं, अभी भी आप जगे नहीं हैं अपनी तैयारी को लेकर के, तो जाग जाइए और एक नए दिन की शुरुआत कीजिए ताकि आपको सफलता जल्द से जल्द मिल सके और जो आपका लक्ष्य है उसको आप जल्द से जल्द पा सकें। तो अगर अभी भी आप जो है आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं की तो तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए भाई, आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू हाउ मैनी ईयर्स द प्रिंसिपल आफ्टर। यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो ये कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर होगा। अब देखो, अगर यहां पर आप मान लें, यहां पर अब सबसे पहले वजह से सोच ले करना क्या है। करना ये कि अगर हम यहाँ पे सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें। क्या निकाल लें? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है तो जैसे आपने प्रिंसिपल मान लिया आपने 100 रुपीज, प्रिंसिपल मान लिया आपने 100 रुपीज, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो आपने कहा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका प्रिंसिपल का 30% है, 30% के बराबर है। तो भाई अगर प्रिंसिपल आपने 100 माना है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 100 का 30% अर्थात 30 हो जाएगा। ठीक है, 100 का 30% अर्थात 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर भाई किसी भी संख्या के साथ परसेंटेज लगा है तो अपॉन में 100 लिखते हैं। तो 100 इंटू 30 अपॉन में 100, 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, 30 बच जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो समय कितने के लिए दिया गया है, तो टाइमिंग दिया गया है आपका 6 ईयर। 6 वर्षों में 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के 30% के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे? यहाँ से आप निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ से आप निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा R इक्वल्स टू हो जाएगा आपका SI इंटू 100 अर्थात 30 इंटू 100 अपॉन में हो जाएगा जो है आपका प्रिंसिपल इंटू आपका टाइम। प्रिंसिपल कितना है आपका? 100 है, टाइमिंग है आपका 6। ठीक है ना, प्रिंसिपल कितना आपने माना है? तो 100 माना है, टाइमिंग कितना है आपका? 6 ईयर है। अब इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? तो आपने कहा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका? 5%। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है आगे। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स द प्रिंसिपल आफ्टर। अब जो है कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। आपने कहा कि प्रिंसिपल अगर अब आप P मानते हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाल लिया। प्रिंसिपल या आपने अगर 100 माना है, प्रिंसिपल आपने 100 माना है, तो अब सिंपल इंटरेस्ट भी कितना होना चाहिए? अब सिंपल इंटरेस्ट भी जो है आपका 100 ही होना चाहिए। कितने वर्षों में 100 हो जाएगा? ठीक है ना भाई, P की जगह हमने 100 माना। ठीक है, ऊपर भी हमने 100 माना, यहाँ भी हमने 100 मान लिया कि भाई प्रिंसिपल अगर अब 100 है
तो अब कितने वर्षों में यह 100 हो जाएगा, कितने वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता कितना है, 5% है। तो अब जरा आपको निकालना है टाइमिंग, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा आपका SI इंटू 100, अर्थात 100 इंटू 100, चूंकि SI आपका 100 है, अपॉन प्रिंसिपल आपने कितना माना है 100, इंटू आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 टू जा आपका 10 हो जाएगा, 20 ईयर आपका आंसर आ जाएगा, 20 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। तो जो टाइमिंग आएगा वो 20 ईयर आएगा, अर्थात 20 वर्षों में अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वह प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, 20 वर्षों में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके बराबर में हो जाएगा, प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात आपको समझ में आई। भाई पहले आपने प्रिंसिपल 100 माना, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 30 था, टाइमिंग आपका 6 ईयर था, तो यहाँ निकाल लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 5%। ठीक है, अब आपको बताना है कि यदि प्रिंसिपल 100 है, सिंपल इंटरेस्ट भी 100 कितने समय में हो जाएगा। तो आपने कहा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल आपने 100 माना है, सिंपल इंटरेस्ट भी आपका 100 है, 100 होना है। ठीक है, कितने वर्षों में, तो ये हो जाएगा आपका 20 ईयर में। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला देखिए आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years at a certain rate of simple interest. The rate per annum is, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 हो जाती है, तो प्रति वर्ष दर है। अब देखो, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में स्वयं का कितना हो जाती है, 7/6 हो जाती है। तो आपने कहा कि अगर आपने प्रिंसिपल P मान लिया, अगर आपने प्रिंसिपल P मान लिया, तो जो आपको अमाउंट मिलेगा, जो आपको अमाउंट मिलेगा 3 वर्षों के बाद, वो कितना मिलेगा, तो मिलेगा आपका P इंटू 7/6, यही तो मिलेगा, अर्थात 7P/6 मिलेगा। भाई जो प्रिंसिपल है वो स्वयं का कितना हो जाता है, 7/6 हो जाता है, कितने सालों में, 3 वर्षों में। तो प्रिंसिपल अगर आपने P माना है, तो जो अमाउंट मिलेगा वो P का 7/6 मिलेगा। ठीक है, तो अमाउंट आपको कितना मिलेगा, इसको और इधर से लिख लेते हैं। तो आपने कहा अमाउंट जो मिलेगा, उसको जो अमाउंट मिलेगा वो 7 का आपका जो P का जो है 7/6 मिलेगा, अर्थात 7P/6 मिलेगा, 7P/6 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, कितना मिलेगा, तो आपने कहा 7P/6। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपका अमाउंट, आपको प्रिंसिपल पता है, आपको अमाउंट पता है, तो अब आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा जरा बताओ। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका 7P/6, प्रिंसिपल है आपका P, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा P/6। कितना निकल के आएगा आपका P/6। अच्छा, आपको टाइमिंग पता है कितने समय में ये हुआ, तो आपने कहा 3 ईयर में। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको निकालना है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, तो आपने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका SI इंटू 100, तो P इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन में आपका प्रिंसिपल कितना है आपका P इंटू टाइमिंग है 3, और इंटू हो जाएगा आपका 6 कौन सा है, जो P/6 है, तो ये 6 आपका नीचे आएगा ना, ठीक है ना, P/6 नीचे आ जाएगा, ये P से P आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/18। ठीक है, 2 से कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10 और 2 9 जा आपका 18, तो ये हो जाएगा आपका 50/9, जिसको आप लिख सकते हैं 9 5 जा 45, 45 और 5 हो जाएगा आपका 50/9%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5/5/9%। कितना आ जाएगा, 5/5/9%। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, कि अगर भाई प्रिंसिपल आपने P माना, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7P/6,
तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा आपका P अपॉन में 6, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, कितने समय में ये हो रहा है, तो आपने कहा 3 ईयर्स में, तो यहाँ से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना था, कितना निकल के आया 5:5/9%। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 12 ईयर्स एट 10%, 12% एंड 15% सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। At the completion of each scheme, he gets the same interest. The ratio of their investment is। एक व्यक्ति 3 अलग अलग योजनाओं में 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज पर पैसा निवेश करता है। तो प्रत्येक योजना के पूरे होने पर उसे समान ब्याज मिलता है, उसके निवेश का अनुपात है। अब आपको बताना है कि भाई इन पांचों में आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 3 अलग अलग योजनाओं में 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज पर पैसा निवेश करता है। अच्छा, प्रत्येक योजना के पूरा होने पर उसको जो पैसा मिलता है, उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो बराबर मिलता है। ठीक है, अब अगर हम मान लें कि उसने फर्स्ट जो है योजना में P इन्वेस्टमेंट किया P1, सेकेंड वाले में उसने जो है P2 इन्वेस्टमेंट किया और थर्ड स्कीम में उसने P3 इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है ना, P3 इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, तो ईयर दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है प्रत्येक साल का। तो देखो जब उसने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट स्कीम में उसने 6 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है ना, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, आपने कहा 6 ईयर के लिए। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, तो अगर हम बात करें फर्स्ट स्कीम में उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपने कहा 6 ईयर के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपका 10%। ठीक है ना, 6 ईयर के लिए जो कितना था आपका 6 ईयर के लिए आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10 ईयर के लिए 12% और 12 ईयर के लिए 15%। तो आगे जो है उसने जो किस टाइमिंग के लिए इन्वेस्टमेंट किया 10 ईयर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, तो आपने कहा 12% पर एनम। फिर तीसरी स्कीम में उसने इन्वेस्टमेंट किया जो है 12 ईयर के लिए, 12 ईयर के लिए, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था आपका 15% पर एनम। कितना था 15% पर एनम। ठीक है, अब जरा देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइमिंग के पता चल गया। अब जब लास्ट में उसको पैसा मिलता है तो उसको सिंपल इंटरेस्ट तीनों योजनाओं में समान मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो ये क्या हो जाएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन में 100। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका P1 × 6 × 10 अपॉन में 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका P2 मल्टीप्लाई आपका 10 मल्टीप्लाई आपका 12 अपॉन में हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा इक्वल्स टू P3 मल्टीप्लाई आपका 12 मल्टीप्लाई आपका 15 अपॉन में हो जाएगा आपका 100। अब देखो 100 से 100 तीनों कैंसिल हो जाएंगे, तीनों 100 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 कैंसिल हो जाएगा। 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो ये आगे आ जाएगा आपका P1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2P2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3P3। ठीक है ना, यहाँ पे 1P1 आएगा। ठीक है, अब देखो अगर इसका रेशियो आपको निकालना है, अगर इसका रेशियो निकालना है तो फिर आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, एलसीएम मेथड। क्या लगाना पड़ेगा आपको, एलसीएम मेथड। तो अगर मैं बात करूं कि एलसीएम ऑफ 1 2 एंड 3 तो ये आ जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें P1 रेशियो P2 रेशियो P3, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे 2 3 जा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा वो 6:3:1 आएगा। क्या आएगा? 6:3:1 आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आ गई? तो जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा वो आएगा 6:3:2। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 4th नंबर का क्वेश्चन है कि एन अमाउंट ऑफ 1 लाख इज इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। द फर्स्ट yield एन इंटरेस्ट ऑफ 9% per annum and the second 11% per annum. If the total interest at the end of 1 year 9:3/4%, then the amount invested in each share was। 1 लाख रुपए की राशि 2 प्रकार के शेयरों में निवेश की जाती है। पहले में 9% प्रति वर्ष और दूसरे में 11% प्रति वर्ष का ब्याज मिलता है। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 9 से ही 3/4% है तो प्रत्येक शेयर में निवेश की गई राशि क्या थी? तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका, अर्थात जो प्रिंसिपल है वो है आपका 1 लाख। वो कितना है आपका? वो है आपका 1 लाख। ठीक है ना? कितना है आपका? 1 लाख। अच्छा, एक उसने पार्ट दिया है कितने में? 9% पे। एक पार्ट उसने दिया है जो है 11% पे। ठीक है, और जो उसको टोटल जो उसका इंटरेस्ट मिला उसको 1 ईयर में वो मिला 9:3/4%। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट जो है आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पर आपको जो है एलिगेशन का रूल लगा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एक पार्ट उसने 9% पे दिया, एक पार्ट उसने 11% पे दिया, और उसको जो टोटल जो है इंटरेस्ट मिला है पूरे 1 साल में वो मिला है 9:3/4। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 9:3/4 को आप लिख सकते हैं 39/4 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो 9 4 जा 36, 3 हो जाएगा 39। तो ये हो जाएगा आपका 39/4%। अब देखो एक काम करते हैं, इसको सिंपल बनाने के लिए यहाँ भी आप जो है ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर लो। इस 4 के मल्टीप्लाई से आपका कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखो जब 4 का मल्टीप्लाई किया है तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 9 4 जा 36%, और ये हो जाएगा आपका 11 4 जा 44%, और ये हो जाएगा आपका 39%। अब यहाँ पे एलिगेशन का रूल लगा दीजिए। तो आपने कहा कि इनका जो डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे और इनका डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे। तो 44 से जब 39 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे जब आप जो है 39 से 36 को माइनस करेंगे कितना आएगा? आपका 3 आएगा। ठीक है, तो देखो 9% पे जो है, जो आपका 9% है उस पर 5 भाग दिया गया, जो 11% है उसमें 3 भाग दिया गया। ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ पर प्रत्येक के भाग की बात करूँ तो ये हो जाएगा जो है आपका 9% पे कितना आ जाएगा? 9% पे कितना आ जाएगा? तो टोटल है आपका 1 लाख, टोटल है आपका 1 लाख। ठीक है ना? 1 लाख जो है टोटल है आपका 1 लाख, और आपका 9% में कितना पड़ गया? 5 अपॉन में हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा ये? 8 से इसको कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा ये? 8 1 जा 8, बचेगा आपका 2, 20 हो जाएगा। 8 2 जा 16, बचेगा आपका कितना? 4, 8 5 जा 40। 12,500 जब मल्टीप्लाई करोगे 5 का तो 500, 500, 5 5 जा 25, 2 बचेगा, 5 2 जा आपका 10 और 2 हो जाएगा आपका 12, और 5 1 जा 5 और 1 हो जाएगा आपका 6। तो 62,500 तो हो जाएगा आपका 9% पे जो उसने दिया। उसने जो है 11% पे कितना दिया? 11% पे। तो आपने कहा कि ये जो आपका आया ना 12,500, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 का, कितना आ जाएगा आपका? 0 0, 3 5 जा 15, बचेगा 1, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7, और 3 1 जा 3। तो 11% पे जो आया दिया वो है आपका 37,500, और जो 9% पे दिया वो है 62,500। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
62,500 और 37,500, ठीक है, क्लियर है। तो 9% पे 62,500 और 11% पे 37,500, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला देखिए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है कि अ मैन डिवाइडेड हिज शेयर बिटवीन हिज सन्स ए एंड बी इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एट 15% per annum for 3 years is double the interest received by B at 12% per annum for 5 years. In what ratio was his share divided? एक आदमी ने अपने हिस्से को अपने बेटों ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित किया कि ए को 3 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त ब्याज, बी को 5 वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त ब्याज का 2 गुना हो, तो उसका हिस्सा किस अनुपात में बटा हुआ था? 2:3 में था कि 3:8 में था कि आपका 3:5 में था कि 3:2 में था? तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एक आदमी ने अपने हिस्से को अपने 2 बेटों ए और बी को जो है इस प्रकार से विभाजित किया है कि ए को 3 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से जो प्राप्त ब्याज है वो बी को 5 वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त ब्याज का 2 गुना हो। तो यहाँ पर देखो हमने मान लिया कि जो उसका बेटा ए है, जो उसका बेटा ए है उसको उसने दिया ए रुपए, ए शेयर दिया, ठीक है ना। जो उसका बेटा बी है उसको मिला, यहाँ पे हम शेयर मान लेते हैं, ए को उसने ए शेयर दिया और जो उसका बेटा बी है उसको उसने बी शेयर दिया, उसको उसने बी शेयर दिया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो ए को 3 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से जो प्राप्त ब्याज है वो बी को 5 वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त ब्याज का 2 गुना हो। तो यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका PRT अपॉन 100, ठीक है ना। यहाँ पे पी का काम कौन करेगा? जो उस आदमी ने अपने बेटे ए को कितना दिया है, ए शेयर दिया है, तो वही तो उसका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्न के अनुसार की, तो यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा PRT अपॉन 100, तो ये हो जाएगा आपका A मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा B मल्टीप्लाई आपका जो है कितना है, तो आपने कहा 5 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 100। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि ए को 3 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष के दर से प्राप्त ब्याज, बी को 5 वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त ब्याज का 2 गुना हो। तो भाई यहाँ पर जो आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे वो किस में करेंगे? तो आपने कहा बी के शेयर में करेंगे, बी के शेयर। अगर भाई इनको बराबर करना है तो 2 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा? बी के शेयर में, क्योंकि जो ए का शेयर है जिसने ए को दिया है उसमें जो प्राप्त ब्याज है उसका 2 गुना है, किसका? बी में, बी के शेयर से प्राप्त ब्याज का। तो अगर इन दोनों को हमें बराबर करना है 2 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा? बी के शेयर में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना है ए रेशियो बी, हम इनका रेशियो निकालना है। तो आपने कहा 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखो तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 3 4 जा आपका 12 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका a मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू बचेगा b मल्टीप्लाई 4 2 जा 8। तो अगर हम बात करें कि a अपॉन b कितना होगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन में 3। तो अगर मैं बात करूं कि a रेशियो b कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 8:3। और a और b क्या है? a और उस आदमी ने अपने बेटे a और b को जो उनका शेयर दिया था, तो a को हमने क्या, a का कितना माना था? a शेयर, b को b शेयर। तो a रेशियो b कितना आ जाएगा आपका? 8:3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 8:3 आना चाहिए, 3:8 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा नन ऑफ दीज होगा, तो ऑप्शन ई जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है
6 नंबर का क्वेश्चन है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम एंड ए सेकेंड सम ट्वाइस एज लार्ज एज द फर्स्ट इज इन्वेस्टेड एट 5.5% per annum. The total amount of interest earned from the two investment together is 1000 rupees per year and the interest is withdrawn every year. The second sum invested is. एक निश्चित राशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर निवेश की जाती है और दूसरी राशि पहले से दोगुनी बढ़ी 5.5% प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती है। तो दोनों निवेशों से अर्जित ब्याज की कुल राशि 1000 रुपये प्रति वर्ष है और ब्याज हर साल निकाला जाता है। तो निवेश की गई दूसरी राशि क्या है? तो यहाँ पर देखो भाई, अब देखो एक निश्चित राशि 5% प्रति वर्ष की दर पर निवेश की जाती है और दूसरी इससे दुगनी है, डबल है इससे। तो अगर यहाँ पर देखें, हमने मान लिया कि आपका प्रिंसिपल P है, प्रिंसिपल आपने कितना मान लिया? P मान लिया, ठीक है ना। प्रिंसिपल आपने मान लिया P, ठीक है। जो राशि निवेश की गई अर्थात जो प्रिंसिपल है वो आपने मान लिया P रुपीज, ठीक है। अब कह रहा है कि 5% पे जो 5% की दर पर जो है निवेश की जाती है एक राशि और दूसरी जो उससे पहले से दोगुनी है वो 5.5% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की जाती है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो हमने प्रिंसिपल कितना है माना है P, ठीक है ना। अच्छा, और ब्याज जो है वो हर वर्ष निकाला जाता है, ठीक है। और दोनों से मिलाकर के जो ब्याज निकलता है वो है आपका 1000, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रश्न के अनुसार, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार, तो यहाँ पर देखो आपका आ जाएगा कि पहला उसने जो P इन्वेस्टमेंट किया वो 5% की दर से। अच्छा, प्रत्येक वर्ष ब्याज निकलेगा तो ये पहले वर्ष का दोनों का ब्याज रहा होगा 1000, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आपका 1 हो जाएगा PRT/100, ठीक है, प्लस आपका, अब देखो उसने जो है जो 5.5% पे इन्वेस्टमेंट किया वो उससे दुगनी राशि इन्वेस्टमेंट की। तो पहली बार अगर उसने P किया तो अगली बार जो है उसने 5.5 पे 2P किया, 2P मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में आपका 100, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 1000। क्यों? क्योंकि जो उसको टोटल इंटरेस्ट मिला है इन दोनों से एक वर्ष में वो मिला आपका 1000 रुपये, क्योंकि प्रत्येक वर्ष आपका इंटरेस्ट निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये 1000 है। अब देखो यहाँ से आपको P की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आपको P की वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 5P, ये हो जाएगा आपका 5P प्लस 2P का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 11P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100, ठीक है ना। ये 100 इधर चला गया, हो जाएगा आपका 16P, तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो किससे आप 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए या 8 से कैंसिल कर दो। 8 2 जा आपका 16, 8 1 जा 8 बचेगा 220, 8 2 जा 8 1 जा 8 बचेगा आपका 220, 8 2 जा 16 बचेगा आपका 4, 8 5 जा आपका हो जाएगा कितना? 8 5 जा हो जाएगा आपका 8 5 जा हो जाएगा आपका 40, ठीक है। और इससे कैंसिल कर दो तो 2 5 जा 10, तो ये 50 आ जाएगा और 50 का मल्टीप्लाई कर दो आप 125 में, तो P की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 0, 5 5 जा 25, 2 आपका होल्ड हुआ, 5 2 जा 10 और 2 हो जाएगा आपका 12, 1 बचा, 5 1 जा 5 और 1 हो जाएगा आपका 6। तो जो P आ जाएगा, जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो है आपका 6250। तो जो उसने 5% पर इन्वेस्टमेंट किया है वो है 6250 रुपये। तो उसने पूछा कि जो उसने दुगनी राशि इन्वेस्ट की है वो कितनी है? तो यहाँ पे P बराबर आपका इतना है, तो 2P बराबर कितना आ जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 6250 मल्टीप्लाई 2, कितना आ जाएगा आपका? ये 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 2 6 जा 12,
तो 12,500 रुपये। तो पहली राशि जो उसने 5% पे इन्वेस्टमेंट किया है वो है 6,250 रुपीज़। जो उसने 5.5% पे इन्वेस्ट किया है वो है आपका 12,500। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसने जो दूसरी राशि इन्वेस्ट की थी वो थी 12,500 रुपीज़। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए कि इफ़ अ मैन रिसीव्स ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3% इंटरेस्ट, ऑन 2/3 5% एंड ऑन द रिमेनिंग 11%, द परसेंटेज ही रिसीव्स ऑन द होल इज। यदि कोई व्यक्ति अपनी पूंजी के 1/4 पर 3% ब्याज प्राप्त करता है और 2/3 पर 5% और शेष 11% पर प्राप्त करता है तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत प्राप्त होता है। अब इन पांचों में आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पूंजी के 1/4 पर 3% ब्याज प्राप्त करता है और 2/3 पर 5% और शेष 11% पर प्राप्त करता है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1/3 जो है आपका 3% और कह रहे हैं, ठीक है ना, नहीं 1/4 1/4 सॉरी कितना 1/4 अर्थात 1/4 आपका 3% पे, ठीक, और 2/3 जो है 2/3 किस पे 5%, 2/3 जो है 5% पे और जो बाकी बचा वो आपका 11% पर प्राप्त करता है, ठीक है। तो अब आपको जो है यहाँ पे क्या बताना है, उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत इंटरेस्ट प्राप्त होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल जो है इन तीनों का कुल जो है क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो अब ये 1/4 है, ये 2/3 है। तो अब यहाँ पर आप ऐसी संख्या मानो, यहाँ पर आप ऐसी संख्या मानो जिसका 1/3 और 1/4 और 2/3 आप आसानी से निकाल सकें। तो फिर बात आती है सर कैसे माने, ठीक है ना, कि भाई वो संख्या तो हमें डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि हाँ भाई डायरेक्ट कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 3 है, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 12 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। जो आपके जो है डिनोमिनेटर में दोनों में उन दोनों का एलसीएम ले लो, वो संख्या जो है हो जाएगी जो उनसे दोनों से डिवाइड हो जाएगी। तो भाई 4 और 3 का एलसीएम होता है आपका 12, ठीक है। तो हमने वह राशि मान ली, हमने वह संख्या मान ली, ठीक है ना, हमने वह प्रिंसिपल मान लिया आपका 1200 रुपये। कितना मान लिया 1200, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें तो 1200 का 1/4, 1200 का आपका 1/4 कितना हो गया, आपने कहा 300 उसने कितने परसेंट पे दिया, तो आपने कहा 3% पे। तो 300 का 3% कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है इसी प्रकार से करा 2/3, ठीक है ना, तो 2/3 कितना हो जाएगा इसका, तो आपने कहा 800 को कितने परसेंट पे दिया, तो आपने कहा 5% पे। तो 800 का 5% कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। 800 का 5% कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। क्लियर बात मेरी समझ में आ रही है भाई। हमने टोटल पूंजी मान ली 1200 रुपये, तो 1200 का 1/4 कितना हुआ, तो आपने कहा 300, और 300 का 3% कितना हुआ, तो आपने कहा 9 रुपये, ठीक है ना। 1200 का आपका 2/3 कितना हुआ, तो आपने कहा 800, और 800 का 5% कितना हुआ, तो आपने कहा 40 रुपीज़। अब देखो आगे कह रहा है कि जो बाकी शेष बचा उस पर उसने 11% प्राप्त किया। तो आपने कहा कि अगर मैं यहाँ पे रेस्ट पार्ट की बात करूँ, अगर मैं रेस्ट पार्ट की बात करूँ तो देखो भाई 800 300 तो कितना हो गया आपका 1100, तो 100 ही तो रेस्ट पार्ट हुआ। ये आपका हो गया रेस्ट पार्ट, ये हो गया आपका रेस्ट पार्ट, ठीक है ना। अर्थात जो शेष भाग है वो कितना है आपका 100 रुपये है, ठीक है भाई। 1/4 300 ये हो गया, 2/3 800 ये हो गया, तो 800 300 कितना हो गया आपका 1100। अब जो उसका पार्ट बचा वो आपका 100 रुपीज़ ही तो बचा, और कह रहे कि 100 रुपीज़ में उसने जो है कितने परसेंट ब्याज प्राप्त किया 11%। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा आपका 11 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है।
तो अब देखो टोटल ब्याज कितनी हो गई, टोटल जो है इंटरेस्ट कितना हो गया। अगर मैं बात करूं कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट, तो आपने कहा कि टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 9 + 40 + 11, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 60 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 60 रुपीज। अब आपने प्रिंसिपल कितना माना है आपका 1200 रुपीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है आपका 60 × 100 अपॉन में आपका 1200, ठीक है ना। 60 × 100 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 1200, ठीक है ना। 1200 कहाँ से आया, जो आपने प्रिंसिपल उसका माना है। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 5 जा आपका 60 हो जाएगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका पूरे में आ जाएगा वो आ जाएगा 5%। कितना आ जाएगा 5%। तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, उसे पूरे में जो है अगर होल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आ जाएगा 5%। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई भाई। देखो एक पार्ट को उसने 1/4 को उसने 3% पे, 2/3 को उसने 5% पे। तो भाई कैसे संख्या मानेंगे, तो आपने कहा 4 और 3 का एलसीएम ले लें। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो आपने वह संख्या मान ली 1200। अब 1200 का 1/4 अर्थात 300 उसने 3% पे, अर्थात उसको 9 रुपये यहाँ से मिलेंगे। 1200 का 2/3 अर्थात 800 वो 5% पे, अर्थात उसको यहाँ से 40 रुपीज़ मिले। और जो रेस्ट पार्ट बचा उसको 100 रुपये, ठीक है, वो 11% वहाँ से 11% की दर पर उसने वहाँ से ब्याज प्राप्त की, तो वहाँ से उसको 11 रुपये मिले, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला उसको 60 रुपीज़। और यहाँ से अगर हम बात करें कि होल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, तो वो था आपका 5%। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है, नहीं 9th नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे जो है नंबरिंग में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, ये 8th नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, 9th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल विच गिव्स 1 रुपीज इंटरेस्ट पर डे एट ए रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज। वह मूलधन बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिलता है, ठीक है ना। वह राशि क्या है, 5000 रुपये है कि 35,500 है कि 7,300 है कि 3,650 है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वह मूलधन बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की दर से, प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो। तो भाई एक चीज बताओ कि जब एक दिन में 1 रुपये मिलेगा तो एक वर्ष में कितना मिलेगा। भाई एक दिन में अगर उसको 1 रुपये मिल रहा है इंटरेस्ट, तो उसको जो है पूरे एक वर्ष में कितना मिलेगा, ठीक है ना। भाई जो ये आपका जो है पर डे की अगर हम बात करें, पर डे जो है कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपने कहा पर डे इंटरेस्ट है उसका 1 रुपीज़। तो अगर मैं पर एनम की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं पर एनम की बात करूं, पर एनम की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा। तो आपने कहा भाई एक वर्ष में 365 डेज होते हैं, पर डे 1 रुपये मिलेगा, तो एक साल में उसको 365 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है ना। एक दिन में उसको 1 रुपये ब्याज मिले, ठीक है, तो 365 दिन में उसको 365 रुपये का ब्याज मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है किस रेट पर मिलना चाहिए, तो आपने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5%। ये क्या है आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट है पूरे 1 साल का। तो अब यहाँ पर देखो प्रिंसिपल आप मान लो P, प्रिंसिपल आप मान लो कितना कि आपको भाई वह जो रुपए है वो आपका P है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आपने कहा 1 साल का है 365 रुपीज़, ठीक है, कितना है 365 रुपीज़, कितने समय में, तो आपने कहा 1 ईयर में, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, प्रिंसिपल आप निकाल लीजिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा SI × 100 अर्थात 365 × 100 अपॉन में हो जाएगा जो है आपका रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना है आपका 5 मल्टीप्लाई है आपका 1, ठीक है। तो यहाँ से जब 5 से इसको कैंसिल करके कितना आएगा, तो देखो 5 1 जा 5, सॉरी 5 7 जा
5 7 जा 35 बचेगा 1, अब 5 3 जा 15, 7300 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, 7300 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो वह जो आपकी धनराशि है वो 7300 रुपये है, जिस पर 5% प्रतिवर्ष की दर से जो है उसको प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तो वह जो प्रिंसिपल है वो है आपका 7300 रुपीज। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आई? भाई उसको पर डे 1 रुपीज ब्याज चाहिए, तो 1 ईयर में उसको 365 रुपीज का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, 1 साल का आपको ब्याज पता है, प्रिंसिपल आपने पी मान लिया, और यहाँ से प्रिंसिपल जब निकालेंगे तो क्या आएगा आपका SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका 7300 रुपीज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 10th नंबर का क्वेश्चन है कि तुषार बोरोड अ सम ऑफ 12,000 रुपीज एट 15% पर एनम from a money lender on 13th January 1989 and return the amount on 8th June 1989 to clear his debt. Then the amount paid by Tushar to the money lender to clear his debt was. तुषार ने 13 जनवरी 1989 को किसी महाजन से 15% प्रतिवर्ष पर 12,000 रुपये की राशि उधार ली और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1989 को वह राशि वापस लौटा दी। तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की गई? अच्छा, जो राशि लास्ट में उसने उसको दी तो वो तो अमाउंट होगा ना, वो मिश्र धन होगा, क्योंकि भाई आपका जो उसने अमाउंट जो उसने प्रिंसिपल उधार लिया अब प्लस जो उसमें उसको इंटरेस्ट देना है, तो लास्ट में जो उसको देगा वो पैसा वो टोटल क्या होगा? अमाउंट होगा, अर्थात मिश्र धन होगा। अब देखो कितना पैसा उसने उधार लिया, तो आपने कहा प्रिंसिपल है जो उसने पैसा उधार लिया वो है आपका 12,000 रुपीज। कितना रुपए उधार लिया? 12,000 रुपये उधार लिया। ठीक है ना। अच्छा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? तो आपने कहा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ठीक है ना। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं समय, यहाँ से हम निकाल लेते हैं समय। उसने जो है महाजन से लिया था 13 जनवरी 1989 को, और उस महाजन को उसने वापस कब लौटाया? 8 जून 1989 को। ठीक है ना। तो भाई जिस दिन से उसने जो है लिया उस दिन से अगर हम ब्याज जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो लास्ट में जो आपका आएगा, ठीक है ना, लास्ट में जो आपका आएगा उस दिन ब्याज फिर उसको नहीं देना पड़ेगा। एक दिन अर्थात आपको कम करना, चाहे इधर कम कर दीजिए या उधर कम कर दीजिए। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर पहले से कम करते हुए, जिस दिन उसने लिया पैसा उस दिन उसने ब्याज नहीं दिया, जिस दिन उसने पैसा लिया उस दिन उसने ब्याज नहीं दिया, तो हम यहाँ जब टाइम की बात करेंगे, जब समय की बात करेंगे अर्थात टी की बात करेंगे, तो 13 जनवरी, अब 13 जनवरी को हम ना लेकर के हम उसको 14 जनवरी से काउंट करेंगे, और 14 जनवरी से जब आप काउंट करेंगे तो 7 डेज इधर के हो गए और 11 डेज ये हो गए, क्योंकि जनवरी आपकी 31 डेज की होती है, तो टोटल हो जाएगा आपका जनवरी में 18 डेज। कितना हो जाएगा जनवरी में? जनवरी में हो जाएगा 18 डेज। क्लियर है? ठीक। अब देखिए जनवरी के क्या आएगा? फरवरी। तो 1989 आपका एक सिंपल ईयर है, ठीक है ना, एक साधारण वर्ष है। तो भाई फरवरी में कितने दिन पड़ेंगे? तो आपने कहा 28। फरवरी में कितने दिन पड़ेंगे? तो 28। फरवरी के बाद आती है किसकी? तो मार्च की। मार्च में 31 दिन। मार्च के बाद फिर आएगी बात अप्रैल की, तो 30 दिन। अप्रैल के बाद फिर बात आएगी मई, ठीक है ना, तो मई में आपका 31 दिन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 दिन जून का। ठीक है ना। एक दिन हमें छोड़ना जो हमने शुरुआत में छोड़ रखा है। ठीक है। तो भाई जिस दिन उसने उधार लिया अगर उस दिन उसने ब्याज नहीं दिया तो लास्ट में उसको ब्याज देना पड़ेगा उस दिन, जिस दिन उसने पैसा वापस लौटाया। तो ये 8 जो है डेज हो कब के होंगे? जून के हो गए। अभी टोटल डेज जरा काउंट कर लीजिए कितने हो जाएंगे। तो आपने कहा 8 और 8 16, 16 और 1 आपका 17, 17 और 1 हो जाएगा आपका 18, 18 और 8 हो जाएगा आपका 26, तो 6 आ जाएगा, 2 आपका होल्ड हुआ, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 आपका 11, 11 3 40।
तो 146 डेज आ जाएगा, 146 क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। अब अगर डेज को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, ईयर में हम सर क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ईयरली दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ईयरली दिया गया है, तो आप जो है समय को भी ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, और समय को जब आप ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप इसको 365 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9089 एक आपका साधारण वर्ष है और 90 साधारण वर्ष में आपके टोटल डेज होते हैं 365 डेज। अगर यही लीप वर्ष होता तो आपके टोटल डेज होते 366 डेज। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ईयर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 146 अपॉन 365 और ये हो जाएगा आपका ईयर, इतने ईयर आपका आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? यहाँ तक सारी बातें क्लियर। अब आ जाइए, जो है आपको प्रिंसिपल पता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, आपको टाइम पता चल गया। अब यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। अब यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए कि कितना उसको जो है, कितना उसको जो है भाई क्या देना है, सिंपल इंटरेस्ट देना है जो है जनवरी से लेकर के जून तक में। ठीक है? तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका 12,000 मल्टीप्लाई आपका 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 146 और अपॉन में हो जाएगा आपका 365 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100। ठीक है ना? मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100। तो इसको ज़रा कैंसिल कर लो भाई, जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है? अब 3 से होगा क्या, देखो ज़रा, तो 3 1 जा 3, 3 से तो नहीं, 5 से हो जाएगा, तो 5 से हो जाएगा, 5 3 जा 15, हाँ 5 3 जा 15। ठीक है? यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको कि 3 किसका है। 5 3 जा 15 और 5 7 जा हो जाएगा आपका 35, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। ठीक है ना भाई? 5 7 जा 35, 1 बचेगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 73 आ जाएगा। अब देखो 73 से आप जो है क्या ये कोई कैंसिल हो जाए, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। 73 2 जा हो जाएगा आपका जो है 146। बात मेरी समझ में आ रही है ना भाई? 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 73 आ गया। 73 से 146 आपका जो है डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो है आपका 120 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये जाएगा आपका 720 रुपीज़। कितना आ जाएगा आपका 720 रुपीज़। ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया जनवरी से लेकर के 8 जून तक का। ठीक है ना? 13 जनवरी से लेकर के 8 जून तक का सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 720 रुपीज़। तो अब जो अमाउंट देगा, अब जो उसको अमाउंट वापस करना है, ठीक है ना, तो अमाउंट बराबर होता है आपका प्रिंसिपल प्लस आपका जो है प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट अर्थात SI। ठीक है? तो प्रिंसिपल कितना जो उसने उधार लिया था, आपने कहा 12,000 रुपये, उसको इंटरेस्ट कितना देना है 720 रुपये, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,720 रुपये उसको डेप्ट चुकाना है, ऋण जो है उसको महाजन को देना है। ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो तुषार जो है महाजन को कितनी राशि अदा करेगा, 12,720 रुपये अदा करेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है कि अ पार्ट ऑफ 15,000 रुपीज वॉज लेंट एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। The total interest earned in 3 years was 396 rupees. The sum lent at 10% was 1500 रुपये की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा कुछ भाग 7% वार्षिक की दर से दिया जाता है। 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 रुपये प्राप्त होता है। तो 10% की दर से दी गई धनराशि बताइए। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है एक पार्ट उसका दिया गया 7% पे और एक पार्ट दिया गया 10% पे। ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि उसको पूरे में कितना इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक है ना? सॉरी, पूरे में कितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। ठीक है? तो यहाँ पर देखो, प्रिंसिपल है आपका 1500
प्रिंसिपल है आपका 1500, ठीक है, टाइमिंग है आपका 3 ईयर, और 3 ईयर में जो उसका 3 ईयर है ना, 3 ईयर में बिल्कुल 3 ईयर में जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला वो मिला आपका जो है 396 रुपीज़। कितना मिला? 396 रुपीज़। अब यहाँ से आप निकालेंगे कि पूरे उस वर्ष में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। तो यहाँ पर देखो आर बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा हो जाएगा SI इंटू 100, SI इंटू 100 अर्थात 396 मल्टीप्लाई आपका 100 अपॉन में हो जाएगा आपका 1500 और मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 साल का ही तो आपका जो है क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, देखो कैंसिल करो, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 132 अपॉन में 15। क्या ये और जो है 5 से कैंसिल होगा क्या, 5 3 जा 15, 5 से कैंसिल नहीं हो, चूंकि भाई लास्ट में आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, देखो क्योंकि लास्ट में आपका 2 इसलिए 5 से कैंसिल तो नहीं होगा, पॉइंट में आएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा जो है आपका 8.8%, 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40, ठीक है ना। तो 8.8% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा पूरे साल का, ठीक है ना। पूरे वर्ष का जो है अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 8.8%। क्लियर। अब देखो अब यहाँ पे आप एलिगेशन का रूल लगा दीजिए, अब यहाँ पर आप एलिगेशन का रूल लगा दीजिए, भाई 10% है, एक भाग 10% पे दिया गया, एक भाग आपका 7% पे दिया गया, आपको पूरे में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया कितना है आपका 8.8%, ठीक है। कितना है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपने कहा ये है आपका 8.8%, और आपको बताना है कि जो है 10% पे कितना भाग उसने दिया है, तो आपने कहा एक भाग दिया गया है 10% पे और एक भाग दिया गया है 7% पे, ठीक है ना। यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देता है, ठीक है। अब देखो तो और जो आपका पूरे में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका 8.8। अब देखो इसको यहाँ से माइनस करो तो यहाँ पे आएगा, इसको इससे माइनस करो तो यहाँ पे आएगा। तो अगर हम 8.8 से 7% को माइनस करते हैं तो यह आ जाएगा 1.8%, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आएगा, ये रेशियो आएगा क्वांटिटी का, कि भाई कितने रेशियो में जो है ये आपका दिया गया। भाई एलिगेशन का जब ये आप रूल लगाते हैं तो यहाँ पे जो रेशियो आता है ना वो किस अनुपात में इनको दिया गया, ये आपका जो है क्वांटिटी का रेशियो आता है, ठीक है। अब देखो जब आप 10 में से 8.8 को माइनस करेंगे 1.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.2, भाई 10 में से 8 गया तो 2 और 9 में से 8 गया तो 1। अब देखो ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, ये डेसिमल जो है यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी डेसिमल के बाद एक संख्या यहाँ भी है, और किससे कट जाएगा 3 से कट दो, तो नहीं 3 से नहीं 6 से काट दो, 6 3 जा आपका 18 और 6 2 जा आपका 12, तो 3:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3:2। अब देखो यहाँ पे एक लाइन खींच देते क्योंकि ये ऊपर का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटल जो रेशियो का है, रेशियो का टोटल जो है वो कितना है आपका 5, जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना है आपका 500, तो 5 = 1500 के, तो 1 = कितने के आ जाएगा 300 के। भाई रेशियो का टोटल कितना है, तो 3:2 है आपका, तो टोटल 5 है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 1500 है, तो 5 = 500 के 1500 के, तो 1 = 300 के। तो देखो 10% पे जो भाग दिया गया, 10% पे जो दिया गया वो आपका 3 पार्ट था, तो 3 × 300, तो ये हो जाएगा आपका 900, और जो 7% पे दिया गया उसमें उसका 2 भाग था, तो 2 × 300 ये दिया गया आपका 600। तो उसने 10% पे दिया 900 रुपये और उसने जो है 7% पे दिया 600 रुपये। तो यहाँ पे किस पर पूछा है 10% पे, तो 900 आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। 10% कितना दिया उसने 900 रुपये, अगर 7% पूछा तो कितना आता आपका 600, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक्स ऑन 500 रुपीज फॉर 2 years
इज 2 रुपीज 50 पैसे। द डिफरेंस बिटवीन देयर पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। दो विभिन्न बैंकों से 500 रुपये पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 2 रुपये 50 पैसे है, तो उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपको कह रहा है कि दो विभिन्न बैंकों से उसने 500 रुपये पर, ठीक है ना, 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर कितना दिया गया, 2 रुपये 50 पैसे, और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा गया है। तो हमने मान लिया कि जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है उसको हमने मान लिया R%। कितना मान लिया, R% मान लिया, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आपको प्रिंसिपल दिया कितना है आपका, दो विभिन्न बैंकों से उसने 500 रुपए पर 2 वर्षों में जो है प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों को जो अंतर 2.50 है। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा R बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो जो ये उसको सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस प्राप्त हुआ है, ये 2 वर्षों में प्राप्त हुआ है। प्रिंसिपल कितना है आपका 500, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2.50 मल्टीप्लाई आपका 100 अपॉन हो जाएगा जो है आपका 500 और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आप भाई। रेट बराबर क्या होता है, तो SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो SI का डिफरेंस कितना है, 2 रुपये 50 पैसे, ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना है आपका 500, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो यहाँ पर देखो अब कितना आ जाएगा, तो आपने कहा कि जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, और R क्या है, इन रेट के बीच डिफरेंस हमने इसको माना है। R को हमने क्या माना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो डिफरेंस है उसको हमने R माना है। तो R की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है 250, ठीक है ना, अपॉन में हो जाएगा 500 और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2। तो हो जाएगा 0 से 5 दोनों कितना जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन में 100, और जब 100 से इसको कैंसिल करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.25। तो जो आपका उनके बीच का डिफरेंस है, अगर हम बात करें कि द डिफरेंस between their per annum rate of interest तो वो आ जाएगा आपका जो है 0.25, जिसको आपने माना है R, जिसको आपने क्या माना था R। क्लियर है, कितना आ जाएगा 0.25। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से सिंपल इंटरेस्ट के जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने जो क्लासें मैंने पहले भी पढ़ाई हैं सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है, अगर उन क्लासों को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।